हेलो एवरीबॉडी, आई विनोद यादव वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल वीएन केमिस्ट्री। जैसे आप सबको पता है, मैंने शायद 1-2 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपके साथ जो मेरे हाथ में जो पेपर है, ये केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई ने डाला हुआ अपकमिंग 2021 एनुअल एग्जाम के लिए। इसकी मैंने कहा था डिस्कशन शुरू करेंगे, सोल्यूशन शुरू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे पार्ट ए के 2 केस स्टडी क्वेश्चन जो पैराग्राफ बेस्ड थे। अब पार्ट ए को आज खत्म करना है। 2 टाइप के क्वेश्चंस हो रहे हैं। पहले टाइप में कुछ एमसीक्यूज आएंगे और जो लास्ट टाइप जो इसमें दे रखा है पार्ट ए में, वो आपके रीजनिंग असर्शन के वाले क्वेश्चंस है जो इंडिविजुअल्स है, पैराग्राफ बेस्ड नहीं है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, ठीक है। तो जैसा आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया पार्ट ए का, जो ऑब्जेक्टिव है पहला। देखो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बी द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। ऑप्शन ये है ए बी सी डी, इनकी बात कर रहा है, इनमें से कौन सा आंसर है, कौन सा ऑप्शन है जो कि एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को शो कर रहा है। अगर इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट इज 91 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या महो कहूं, महो MHO सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज फॉर सम आयंस आर गिवन इन दिस टेबल बिलो दिस क्वेश्चन। ओके, तो बेहद आसान सवाल है, कोलाश लॉ का न्यूमेरिकल है, बिल्कुल आसान है। तो कैसे करना है समझ लीजिए। आमतौर पे जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं एनसीईआरटी में इस तरह से दे नहीं रखे हैं, पर इसको ये भी वही है, समझ लीजिए इसको। देखो, वी हैव टू कैलकुलेट दिस लैम्डा नॉट एम फॉर एसिटिक एसिड इज इक्वल टू, किससे बनेगा ये, एक तो इस साल्ट से बनेगा। जब ये साल्ट ब्रेकअप होगा तो जो इंडिविजुअल आयंस की जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको लिख लीजिए आप, लैम्डा नॉट एम CH3 CO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट M Na प्लस, ठीक है जी। ओके, दूसरा इस एसिड में आपको H प्लस भी चाहिए, इस वाले को ऐड करेंगे प्लस लैम्डा नॉट MH प्लस, सॉरी M तो लिखना पड़ेगा, सॉरी H प्लस, और माइनस में लैम्डा नॉट M Na प्लस कर दीजिए। ये फॉर्मूला तो लगने वाला आपको है, ये तो आप मतलब सॉल्व करके देखेंगे तब आपका आंसर इसमें से आएगा, ठीक है। H को ऐसे करना, देखो आप लोग। अब देखो इंडिविजुअल आयंस की जहां तक बात है, आपके पास केवल उसने Na प्लस का दे रखा है वैल्यू और H प्लस की वैल्यू दे रखी है, इनकी तो वैसे जरूरत भी नहीं है इन दो की। तो अब हमें पहले निकालना है एसीटेट आयन का लैम्डा नॉट की वैल्यू, जो इससे निकल जाएगी, इस वैल्यू से। कैसे निकलेगी, देखो जो CH3 CONA है उसको अगर प्रॉपरली ब्रेकअप करते हैं, CH3 CONA का अगर आप ब्रेकअप करोगे तो CH3 CO नेगेटिव प्लस Na प्लस में टूटेगा ये। अब इसकी तो लैम्डा नॉट की वैल्यू दे ही रहा है, वो कितनी दे रहा है 91, इसकी आपको निकालनी है और इसकी वैल्यू यहां दे रहा है न्यूमेरिकल में 50.1। तो देयरफॉर जो लैम्डा नॉट M एसीटेट आयन है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो 50.1 है ये, 91 माइनस 50.1, तो इसका आंसर तो आपका कितना आएगा, इसका आएगा 40.9। समझ गए, ओम इनवर्स या महो सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, अब वैल्यूज पुट कर लेंगे हम लोग आराम से। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है वो, CH3 CON माइनस की आई ना आपकी 40.9 प्लस Na प्लस की वैल्यू दे रहा है 50.1 प्लस इसकी कितनी दे रहा है H प्लस की 349.6 माइनस दोबारा से 50.1। ये तो कैंसिल हो गई, प्लस की एक माइनस की है, इन दोनों को ऐड करना है बस आपने, 40.9 प्लस 349.6। तो जब इनको ऐड कर लोगे ना, तो ऐड करके देख लेना आपका आंसर इतना आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन है 390.5 ओम इनवर्स या महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर हो गए न्यूमेरिकल, आपको इतना काम करेंगे तब ऑप्शन मिलेगा आपको।
ये हो गया हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ना आपको 2 क्वेश्चन दे गए, बीच में और लिख दिया उसने, चाहे आप इसको कीजिएगा चाहे आप इसको कीजिएगा, करना एक ही होगा आपको। ठीक है, कहीं आप दोनों करके आ जाएं। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई ज्यादा वो नहीं है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बहुत आसान है। डीनेचुरेशन प्रोसेस पढ़ा होगा आपने बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसका सिंपल सा आंसर आएगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन? When the secondary and tertiary structures or quaternary structures change back to the primary structure, it is known as denaturation of protein। ठीक है, और ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि कौन से डाइसेक्राइड्स रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। आपके सिलेबस में जो मोनोसेक्राइड्स दे रखे हैं वो तो है ही सारे रिड्यूसिंग। डाइसेक्राइड्स याद रखिएगा, लैक्टोज और माल्टोज। लैक्टोज और माल्टोज ऐसे डाइसेक्राइड्स हैं जो खुद रिड्यूसिंग नेचर के हैं। ओके, ये तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका अगला क्वेश्चन है 5, देखो ध्यान से इसको, क्या कह रहा है वो। When 1 mole of benzene is mixed with 1 mole of toluene, पहली बात है दोनों बेंजीन टोलुइन दोनों मिलके बनाते हैं आइडियल सोल्यूशन। क्या बनाते हैं? आइडियल सोल्यूशन। क्लियर, ध्यान रखना। ओके, अब कह रहा है कि मिक्सचर का जो वेपर है वो क्या है, मींस विल कंटेन व्हाट। आपको हिंट के लिए दोनों जो कंपोनेंट्स है दोनों का वेपर प्रेशर आपको दिया जा रहा है। एक का दे रहा है 12.8 किलो पास्कल, दूसरे का दे रहा है 3.8 किलो पास्कल। जो गिवन है आपकी हेल्प करेगा आंसर ढूंढने में। ठीक है, पहला इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन एज इट फॉर्म आइडियल सोल्यूशन। चलो ये भी ठीक है, हालांकि ये बताना नहीं है। ये इक्वल अमाउंट का मतलब है, यहाँ पे इक्वल अमाउंट से इसका मतलब है कि बेंजीन और टोलुइन दोनों को वेपर्स बराबर है। ओके, बराबर तो नहीं हो सकते क्योंकि वेपर प्रेशर अलग अलग उसका दे रहा है। दूसरा कह रहा है अनइक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन एज इट फॉर्म्स नॉन आइडियल सोल्यूशन। अगेन ही मींट टू से कि बेंजीन और टोलुइन दोनों के जो वेपर्स हैं वो अलग अलग अमाउंट में होंगे, दोनों को मिलकर आइडियल नॉन आइडियल बना रहे हैं। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता इसकी वजह से। ठीक है, यहां तक तो ठीक था, अनइक्वल तो होंगे ही, पर ये बात गलत लिख दी, नॉन आइडियल बना रहे हैं वो, इसलिए ये तो वैसे ही नहीं है। ठीक है, ये सही ऑप्शन है इसका। आइडियल नॉन आइडियल का कोई चक्कर नहीं है, सीधा कह दिया कि बेंजीन का जो वेपर है उसकी परसेंटेज ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है इसके मुकाबले बड़ा है। और जिसका वेपर प्रेशर हाई क्यों है? क्योंकि वेपर ज्यादा है, उसकी सीधी बात है। और वैसे उसने पूछा है कि किसी वेपर ज्यादा है, द वेपर विल कंटेन, तो ऑब्वियसली बेंजीन की परसेंटेज ज्यादा है। तो ये ऑप्शन सी है इसका आंसर 5th क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका डी एंड एफ में से आ गया। ये कह रहा है कि जिंक जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, केवल एक शो करता है जिंक 2+। सबको पता है ये बात, मेरे ख्याल से 9th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे आप। ना आपने जिंक 1+ सुना ना जिंक 3+ सुना, मैंने तो सुना नहीं, आपने भी नहीं सुना होगा। जिंक 2+ ही शो करता है। वेरिएबल क्यों नहीं शो करता? कॉपर भी शो करता है, Cu+1 Cu+2, सबको पता है। तो क्यों नहीं शो करता? आपने पढ़ा होगा, ये ऑप्शन है बी वाला, क्योंकि इसके जो डी सब शेल के ऑर्बिटल्स है कंप्लीटली फील्ड है एंड दे डोंट वांट टू बिकम अनस्टेबल बाय लूजिंग एनी मोर इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से इसका आंसर बी आएगा आपका। अब इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और दे रखा है डी एंड एफ में से, है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। वो इसके ऑप्शन में है, या तो इसको करेंगे या जो मैं अभी लिखूंगा उसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसके नीचे कह रहा है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक आयन, यू आर प्रोवाइडेड विद दिस 4 आयंस, वेनेडियम 2+, कैंडियम 3+, क्यूप्रिक आयन Mn3+, और साथ में इनके एटॉमिक नंबर्स आपको दे दिए गए हैं। आपको पहचान करनी डायमैग्नेटिक आयन कौन सा है। तो सिंपल है, आपको सिर्फ ये चेक करना है, इंडिविजुअली चेक करेंगे। इन सबके हम अगर कन्फिगरेशन लिखेंगे तो ये चेक करेंगे कि डी ऑर्बिटल किसके पेयर्ड बचते हैं, या फिर जितने भी ऑर्बिटल बचते हैं पेयर्ड किसके पास इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, तो देखो पहला कौन सा कह रहा है, वेनेडियम 3+। वेनेडियम की कन्फिगरेशन होती है Ar18 4s2 3d3। अब 2+ कह रहा है, तो 2+ का मतलब 4 सेल में से 2 निकल जाएंगे, तो डी के पास तो 3 है। डी 3 का मतलब क्या है भाई, 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सब शेल में। These are the 5 orbitals, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 हाफ फील्ड है, तो पैरामैग्नेटिक केस हो गया एक तरह से। तो ये तो ऑप्शन है नहीं इसका। स्कैंडियम 3+ को देखें, स्कैंडियम का 21 एटॉमिक नंबर दे रहा है, और Ar18 4s2 3d1। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो 2 तो यहां से गए, एक यहां से चला गया,
तो डी का चक्कर ही नहीं है, इसके पास लास्ट में जो भी आर्गन के जो बच रहे हैं p6, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है सारे। p6 का मतलब सबको पता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, सारे पेयर्ड, इसका आंसर यही वाला होगा। बाकी आप लिख के देख लो। Cu+2 में अगर लिखता हूं, Cu की कन्वर्शन क्या होती है 29 की, Ar18 4s1 3d10, 2 प्लस कह रहा है, एक यहां से गया एक यहां से गया, तो 9 बचे ना। तो जब 9 इलेक्ट्रॉन्स को भरोगे डी सब शेल में, तो 4 तो रहेंगे पेयर्ड, एक अनपेयर्ड बचेगा, इस वजह से ये भी आंसर नहीं है इसका। Mn3+ की लिखते हैं, मैंगनीज 25 नंबर की, Ar18 4s2 3d5, ये आपकी 3+ करना है, 2 यहां से जाएंगे एक यहां से जाएगा, तो 3d4 बचेगा। वैसे जब d5 था तभी पैरामैग्नेटिक ये था ये, क्योंकि पांचों के पांचों आपके अनपेड थे, आप 4 बचे वो भी अनपेड हैं, इस वजह से इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, स्कैंडियम 3+। तो ये आपका 6th क्वेश्चन हो गया दोनों ऑप्शंस के साथ, ठीक है। देखिए ये आपका 7th क्वेश्चन है, इसमें भी 2 दे रखे हैं, या तो इसको करना है इसको करना, बेहद आसान सवाल है। ये कह रहा है प्रोपेनामाइड ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन एक्वस NaOH। मेरे ख्याल से आपको नेम रिएक्शन याद आ गया होगा, ये आपका हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो क्या होता है, यहाँ पे जो ब्रोमाइड जो होती है, एल्केन ब्रोमाइड, उसमें जितने भी कार्बन होते हैं ना, उससे एक कार्बन कम अमीन बनेगी। तो प्रोपेन है ना, तो इथेन अमीन आपकी बनने वाली है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। अगर आपको रिएक्शन याद है, नेम रिएक्शन लिखना नहीं है आपको, कि ये टिक लगा के आना है या इसका आंसर लिख के आना है, दिस विल गिव दिस इथेन अमीन। दिस इज सिंपल हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इसके ऑप्शन में ये देख लीजिए, नहीं तो यह भी रिएक्शन का ही सवाल है। कह रहा आपको उस प्रोडक्ट का आईयूपैक नेम बताना इन चारों में से, जो कब बनेगा, जब मिथाइल अमीन का रिएक्शन, यानी मैं लिखूं CH3NH2 का रिएक्शन अगर मैं 2 मोल इथाइल क्लोराइड से कराता हूं, यानी कि इसको ऐसे लिख लूं ClC2H5 और ClC2H5, 2 मोल ले लिया ना मैंने, तो क्या होगा, ये 2 जो H है ना, एक Cl यहां से और एक Cl यहां से पकड़ के 2 HCl बाहर कर देगा ये, पहली बात बाई प्रोडक्ट। और दोनों जो इथाइल है N से आगे जुड़ जाएंगे H की जगह, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा आपके सामने, CH3N C2H5 C2H5। इसका आईयूपैक नेम बताना आपने, अगर आपका आईयूपैक नेम आता है तो इसका बेहद आसान है। पहले तो इनके चेक करो कौन सी कार्बन चेन बड़ी है, तो बेसिकली 2 कार्बन की चेन बड़ी वाली है, इनमें से एक को चूज कर लो, इनके साथ एल्केन अमीन ये बना लेगी, मान लो ये दोनों ब्रांच है आपकी। अब इसका नाम मिथाइल है, इसका नाम इथाइल है, अल्फाबेटिकली इथाइल का नाम पहले आता है, तो इसका नाम होगा N इथाइल N मिथाइल इथेन अमीन। जस्ट रिकॉल इट, N इथाइल, यहां से देख सकते हैं N इथाइल N मिथाइल इथेन अमीन। तो ये आपका है करेक्ट आंसर डी। ये तो लिख के देखना पड़ेगा तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है जी। देखो ये आपका 8th क्वेश्चन है, इसमें भी 2 दे रखे हैं, चाहे इसको करना चाहे इसको करना आप लोगों ने, ठीक है। बेहद आसान सवाल है दोनों, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में से। ये कह रहा है कि जो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं सबको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से, कि these are those ligands which have only one donor site. Now actually they have 2 donor sites, but at one time they use only one donor site to form a coordinate bond with the central metal atom. Okay, these are known as एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, जैसे CN NC, इस तरह सुना होंगे आपको, NO2 ONO, इस टाइप से। तो वही दे रखे हैं आपको, जो है NO2 HCN 2 एम्बिडेंटेड लिगेंड दे रखे हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज कुछ दे रखी है। ऑप्शन ए यूनिडेंटेट, बी डाइडेंटेट, सी पॉलीडेंटेट, या वेरिएबल डेंसिटी। तो इसका आंसर ये आएगा यूनिडेंटेट। बॉन्ड एक ही बनाएंगे, बॉन्ड एक बार में एक ही बनाएंगे। क्लियर हो गया आपको, इसलिए इसका आंसर ए लगाना, यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट नहीं लगाना। डाइडेंटेट कौन से लिगेंड्स होते हैं, विच कैन फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एट वन टाइम, जैसे इथाइलिन डायमीन टाइप। ओके, नाउ ये नहीं करना, इसको देख लो भाई। ही हैज प्रोवाइडेड यू आईयूपैक नेम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और आपको फॉर्मूला पूछ रहा है। तो पहली बात तो, एक बात तो यहां से भी दे रखी है, स्टार्टिंग जो है यहां पे जो कॉम्प्लेक्स आयन है आपका कटायन है, क्योंकि लिगेंड से स्टार्ट हो रहा है ना, इस वजह से। तो देखो टेट्रामीन यानी NH3 तो है आपके 4, ओके, एक्वा भी दे रहा है, मतलब पानी भी दे रहा है, और क्लोराइड भी दे रहा है, Cl भी दे रहा है, फिर कोबाल्ट आपका आ रहा है।
तो कोबाल्ट को तो आगे लिखते हैं, तो सब में आगे लिखा भी उसने। ओके, अब इनको जब अरेंज करना है तो कैसे करना हो, देखो उसने जैसे उसने दिया वैसे अरेंज कर दिया। एक्वा सॉरी टेट्रामीन, टेट्रामीन ये भी टेट्रा टेट्रा टेट्रा, ये तो कट हो गया, इसको डायमीन दे रहा है। टेट्रामीन एक्वा भी एक ही बार दे रहा है, इसमें भी एक बार दे रहा है, इसमें एक बार दे रहा है, इसमें एक बार दे रहा है। ओके, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब मेन मुद्दा क्लोराइड का है कि Cl कितने लगाने हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो बेटा जी आप क्या करोगे, जो कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज निकाल लेंगे हम लोग। कैसे, देखो टेट्रामीन दे, फॉर्मूला लिख लेते हैं, जैसे मान लो कोबाल्ट टेट्रामीन एक्वा और क्लोराइड हो, ये लिख रहा है। ये चार्ज हम निकालेंगे पहले कितना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करेंगे 3+, इसका 0 होता है आपको याद होगा, इसका भी 0 होता है आपको याद होगा, इसका -1 होता है आपको याद होगा। चलो x निकालना है, x निकालना है आपने, तो प्लस ये तो 10 to 0 0 तो 0 हो गया ना, +3 -1 कितना आएगा, +2 आ रहा है आपका x, यानी यहां पे चार्ज +2 है। ओके, और क्लोराइड आयन भी है, क्लोराइड आयन तो है ही, तो इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो बस इनको, यानी Cl के नीचे 2 आएगा आपका। तो Cl के नीचे 2 कितने में दे रखा वो देख लो, जहां पे टेट्रा क्लोराइड है, तो ये ऑप्शन ए आपका हो जाएगा इसमें सही। यहां क्यों गलत है, यहां पे Cl 1 दे रहा है, ये क्यों गलत हुआ था, क्योंकि आपको पता है आपको वहां पे वो आपको टेट्रामीन दे रहा था, डायमीन लगा रखा है। ये क्यों गलत हो गया, यहाँ पे 3 लिख रहा है और आना चाहिए कितना चाहिए, ये चार्ज के बगल में जो नंबर होता है मैं इसको वैलेंसी बताता हूं, तो वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया था ना वो 9th क्लास के अंदर आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए, तो 2Cl नीचे जाएगा, इस वजह से ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। तो ये आपका हो गया 8th क्वेश्चन भी खत्म। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन है, देखो ये डी एंड एफ में से ही है। आपको ना सेट्स दे रखे 3-3 आयंस के, आपको बताना है कि कौन सा सेट ऐसा है जिसके सभी आयंस कलरफुल हैं। तो कलरफुल के लिए आपको पता है ना डी ट्रांजिशन, और डी ट्रांजिशन कब होती है, जब डी ब्लॉक के अंदर आपके या उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेड। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है इनमें से कौन सा सेट ऐसा है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो चेक करना है। ए तो वैसे गायब हो गया क्योंकि पहला ही जो आयन है वो तो आपका फुली फिल्ड है पी के अंदर, तो आगे तो देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। ये भी खत्म हो गया, ये भी है और ये भी है, दो हैं जो व्हाइट कलर साल्ट्स हैं, दोनों के अंदर पेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सी को चेक कर लेते हैं, दो तो वेनेडियम आयंस दे रखे, एक फेरस आयन दे रखा है। ठीक है, तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, 23, AR 18, 4s2 O3D 1, दो नहीं सॉरी 23 नंबर है, ये 21 ही हुआ अभी, 3D3, यस ये है 4s2 3D3 कह रहा है जैसे ये। ठीक है, तो देखो बेटा जी +3 जब बनाएगा तो दो तो यहां से जाएंगे और एक यहां से जाएगा, तो D2 बच गया ना इसके पास, तो D में 5 ऑर्बिटल है, दो आपके हाफ फील्ड है, तो कलरफुल हो जाएगा इस केस में। +2 की जगह जहां तक बात करते तो दो तो यहां से चले गए ना, S में से 3 बच गए, 3D3 बच गए इसमें, ये भी कलरफुल है। Fe का लिखते हैं 26 नंबर होता है, AR 18 है, 4s2 है, 3D6 है, तो +3 करना है, दो तो यहां से जाएंगे, एक यहां से जाएगा, तो 3D5 बचेगा, D कंप्लीटली हाफ फील्ड है। तीनों के तीनों आयंस ये वाले हैं जो कलरफुल होंगे आपके, इसलिए इसका आंसर सी आपका हो जाएगा, अगले को देखने की जरूरत भी नहीं है आपको। क्लियर होगी बात आपको यहां तक। ठीक है जी, आप क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, इसके मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं क्योंकि रिएक्शन दे रखे हैं इसमें। आपसे कह रहा है आपको ABCD आइडेंटिफाई करने हैं। अगर आपने हेलोअल्केन्स हेलोअरीन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज ढंग से पढ़ी होंगी तो आप लिख करके देख लोगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन है इसमें से। देखो इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा रहा है अल्कोहलिक क्योच के साथ, तो ये 11th क्लास का भी रिएक्शन है। क्या है ये आपका डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन है रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन C2H4। कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। एक्वस क्यूएच में क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा एल्कोहलिक क्यूएच के केस में, Cl जाएगा OH आएगा, ये बनाएगा आपका इथेनॉल C2H5OH। अब ये है AgCN के साथ रिएक्शन। अब देखो मैं कई बार बच्चों से कहता भाई KCN के साथ रिएक्शन, AgCN के साथ रिएक्शन पक्का याद करके जाना, KNO2 AgNO2 के साथ भी पक्का करके जाना, ये बड़े इंपॉर्टेंट से रिएक्शन है। तो देखो जब AgCN से रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट बनता है आपका C2H5NC।
आइसोसाइनोइथेन, और जब केसिन से करता है तो बनाता है C2H5CN साइनोइथेन। बस ऑप्शन में क्या दे रखे हो मैं आपको बोल करके बता देता हूं। ऑप्शन नंबर 1 में उसने जैसे आप ना फॉर्मूला ही दे रखे हैं, उसने फॉर्मूला दिया है ऑप्शन नंबर ए में C2H4 A, ठीक है जी। बी आपको दिया है C2H5OH, वो भी ठीक है जी। सी दिया है C2H5NC, वो भी ठीक है जी। और लास्ट दिया C2H5CN, वो भी पहले ऑप्शन ना मिल गया आपको। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ए आपको लगाना है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको रिएक्शंस आते हैं तो। क्लियर हो गया? ये 10th क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और बताया MCQ, बस उसको और कर लेते हैं। ये आपका आखिरी ऑब्जेक्टिव है। इसने ना कुछ डायग्राम आपको दे रखे क्रिस्टल्स के, पूछ रहा है कौन सा जो क्रिस्टल है फ्रैंकल डिफेक्ट को शो कर रहा है। तो देखो फ्रैंकल डिफेक्ट आपको समझाया गया होगा। फ्रैंकल डिफेक्ट्स वो डिफेक्ट्स होते हैं जो कब आते हैं क्रिस्टल के अंदर, जब क्रिस्टल में से कोई आयन अपनी जगह छोड़ देता है और क्रिस्टल के अंदर ही इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर जाके अटक जाता है। तो बस वो चेक करना है कौन सी एक या दो जगह खाली होंगी, पर वहां का जो आयन होगा बाहर नहीं निकला होगा, वहीं इंटरस्टिशियल साइट में फंसा हुआ होगा। तो देखो पहले डायग्राम को देखो, यहां से कोई आयन गायब जरूर है A+, लेकिन पूरा गायब है, कहीं फंसा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये तो ऑप्शन है नहीं आपका ए वाला। तो अब इसकी जरा बात कर लेते हैं। ये तो आइडियल क्रिस्टल है, कोई गायब ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा सी वाला भी। बी को देखें एक बारी, बी भी वैसा ही है जैसा आपका सी है, तो यहां भी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। और सॉरी एक कुछ सॉरी बनाने में एक छोटी सी गड़बड़ हुई है शायद। ये ऑप्शन में उसने शायद दिया होगा आपको फ्रैंकल डिफेक्ट ना। हाँ सॉरी यहां से जो A+ गायब है ना, वो इसने यहां दिखा रखा है A+ के रूप में, मैंने बनाया नहीं इसको। तो आपका ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि A+ अपनी जगह छोड़ दिया है और इंटरस्टिशियल साइट में आपका आ गया है। क्लियर होगी बात आपको? और ये जो है कौन सा डिफेक्ट है? शॉर्ट की डिफेक्ट है। इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर साइड्स। तो ओके, तो ये आपका ऑप्शन ए है। ध्यान से थोड़ा देखना, सॉरी बनाने में गड़बड़ हो गई थी। तो आपका ये ऑप्शन आएगा इसका आंसर। ठीक है, अभी लेकिन आपके खत्म नहीं हुए, अब मैं एक टाइप का क्वेश्चन और कराने वाला हूं, तो इसके साथ पार्ट एक खत्म हो जाएगा। जो लास्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग असर्शन टाइप क्वेश्चन है। तो 12 से लेके 16 क्वेश्चन उन्हें और एक एक करके देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद MCQ के बाद जैसे पहले कहा था कि आपको इंडिविजुअल रीजनिंग असर्शन क्वेश्चन भी आने वाले हैं। इससे पहले जो रीजनिंग असर्शन का जो मैंने पार्ट ए के जो 2 क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में समझाया था, वो सारे रीजनिंग असर्शन पैराग्राफ बेस्ड थे। वहां पे सभी के आंसर पैराग्राफ से मिल रहे थे। पर अभी क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक जो रीजनिंग असर्शन है वो इंडिविजुअल्स है, अलग अलग चैप्टर्स में से उसने दे रखे हैं। आंसर कैसे देना, आंसर के हिंट आपको दे रखे हैं। अगर आपका असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और आर रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए को टिक लगा के आना, आपने ए को लिख के आना है कि भाई 12 का आंसर ए है, स्टेटमेंट लिख के आनी है। ए और आर दोनों करेक्ट है और इंडिविजुअली करेक्ट है। आर उसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। ए करेक्ट है, आर गलत है, ए गलत है, आर करेक्ट है। ABCD यहां से देखने हमने। क्वेश्चन 12 को देखो, बड़ा कॉमन से स्टेटमेंट है, द 2 strands ऑफ DNA आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बिल्कुल सही है, पढ़ी होगी आपने बुक के अंदर। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है? क्योंकि देखो आपने DNA का स्ट्रक्चर ऐसा बताया होगा आपको, देखो जैसे मैं बना रहा हूं, ये इस टाइप से होता है। तो जो बेस यहां पे मतलब A है, T है, C है, G है, तो A के सामने इस स्ट्रैंड का क्या है? T, 2 बॉन्ड बना रहे, और T के सामने यहाँ पे A है, फिर 2 बॉन्ड बना रहे, C के सामने G है, ग्वानिन 3 बॉन्ड बना रहे, G के सामने C है, 3 बॉन्ड बना रहे। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है? एक स्ट्रैंड के जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो एक स्पेसिफिक बेस के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो इसका मतलब A भी सही है, R भी सही है, और R उसकी बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है A की। इसलिए 12वें का आंसर आप A लिख के आओगे, ये वाला A, और आगे जो लाइन लिखी है वो लिख के आएंगे आप लोग इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या असर्शन है? ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। कह रहा है ओजोन स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, और रीजन क्या दे रहा है? डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन लिबरेशन ऑफ हीट। तो देखो ये डिकम्पोजिशन पढ़ी होगी आपने, 3O3 क्या देता है? O2 देता है। तो बैलेंस करना है, 2O3 गिव्स 3O2 डिकम्पोजिशन के बाद। अब क्योंकि भाई ये स्टेबल है तभी तो ये इसमें टूटा है। और देखो डिकम्पोजिशन इसकी एक्सोथर्मिक बता रहा है, बिल्कुल एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि अगर ये स्टेबल नहीं होता, अगर ये स्टेबल होता तो O2 में टूटता ही नहीं। अब क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो गई है, लॉस एनर्जी हुई है,
तो एनर्जी इसने रिलीज करी ना ओजोन ने, हीट लिख दो इस पे, तो ये रीजन तो सही है इसका। अब कह रहा है कि ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, तो इसका जो आंसर होगा ना ये होगा डी वाला। स्टेबल अगर होता तो O2 में टूटता ही नहीं वो, अगर ओजोन स्टेबल होता तो O2 में टूटता क्यों हो, क्योंकि O2 ज्यादा स्टेबल ओजोन से, इस वजह से डिकम्पोजिशन हुआ है। और क्योंकि इसकी एनर्जी इससे कम है तो इसका मतलब, ये इससे बना है तो मतलब क्या है, ये बनते समय इसने एनर्जी लॉस करी है हीट की फॉर्म में, इस वजह से ये आपका जो डिकम्पोजिशन है एक्सोथर्मिक है, लिबरेशन ऑफ हीट। और इसका मतलब डी आंसर है 13 क्वेश्चन का आपका। असर्शन गलत है, रीजनिंग बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं इस केस में, ठीक है। 14th में ना आपको 2 क्वेश्चन दिए, आपको एक अटेम्प्ट करना है असर्शन रीजनिंग में, चाहे ऊपर वाला कीजिएगा चाहे नीचे वाला कीजिएगा, तो और लिखा है मैंने बीच में, इसलिए दोनों ही आसान है, सोल्यूशन वाले चैप्टर में से दोनों, ठीक है। पहले पार्ट का असर्शन क्या दे रहा है, एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर्स रेदर देन इन वार्म वाटर। क्यों, कोल्ड वाटर में पानी का टेम्परेचर ठंडा रहता है तो गैसेस डिसॉल्व रहती है, इस वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स है आराम से सांस ले सकते हो। असर्शन सही है। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर, हेनरी लॉ के हिसाब से ये भी सही है, पर इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। इस वजह से जो 14th के जो पहले पार्ट का आंसर बी आएगा आपका, इसका बी लिख के आना है। और नीचे वाले को देखो, ये कह रहा है HNO3 वाटर दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स क्या होते हैं, दीज आर द बाइनरी मिक्सचर्स व्हिच बॉयल एट हायर टेम्परेचर एज कंपेयर टू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, तो ये भी ठीक है। और यहाँ आइसोटोप की डेफिनेशन उसने दे दी है, तो दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, पर ये जो डेफिनेशन आइसोटोप की है और यहाँ इसने बोला मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप, तो अपनी अपनी जगह दोनों सही है। इसका भी आंसर बी आएगा आपका, सेकंड का भी। इस तरह से आपके 14 क्वेश्चन हो गए हमारे साथ, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन 15th है। ये सेइंग असर्शन में वो कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं इस केस में, ठीक है। स्टेटमेंट आपने पढ़ भी रखी हो कई बारी। अब ये कह रहा है फिनोल्स आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। अब फिनोल ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर से कोई लेना देना नहीं है, नहीं, हाँ ठीक है जी, हाँ ठीक है। ये दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, पर रार उसका रीजन नहीं है, क्योंकि आर तो फिनोल के बारे में कुछ बता रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कुछ नहीं बता रहा कि वो इसके मुकाबले एसिडिक क्यों है। इस वजह से जो इसका आंसर है बी आएगा आपका 15th का। कौन सा आंसर आएगा, बी। 16th को देखो, ही इज सेइंग मिथॉक्सी इथेन रिएक्ट्स विद HI टू गिव इथेनॉल, यानी इथेन वाला पार्ट देगा इथेनॉल और आयोडोमिथेन देगा मिथॉक्सी, अच्छा ऑक्सी इथेन देगा इथेनॉल, सॉरी, और आयोडोमिथेन बनाएगा मिथ वाला पार्ट। सही है स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बिल्कुल SN2 मैकेनिज्म है, कोई दिक्कत नहीं है। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है इसका सही एक्सप्लेनेशन है, इसलिए 16 का आंसर आपका ये ए आएगा आपका। इसका कौन सा आएगा, बी 15 का। तो ये थे आपके 16 क्वेश्चंस जो सेक्शन ए में दिए हुए थे। मैंने आपको इनके आंसर्स वगैरह बता दिए, जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी वो कर दी गई है। अगर आपको लेक्चर मेरा अच्छा लगा इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो पहली बार जुड़े हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगले लेक्चर में आपके साथ पूरा सेक्शन बी, जितने क्वेश्चन दिए हैं सेक्शन बी, ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे, अभी 2 मार्क्स क्वेश्चन है, उनको लेकर के आपके सामने आऊंगा अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।